हाँ नमस्कार। न्यूज़ लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आप बात करेंगे एक महान दूरदृष्टा की, उस शख्स की जिसने भारत में औद्योगिक क्रांति की नींव रखी। जब चारों ओर घना अंधेरा था, अंधेरे में घिरा एक शख्स हिम्मत से खड़ा होता है, आगे बढ़ता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठ खड़ा होता है और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, दूरदर्शिता से एक ऐसी लकीर खींच देता है जिसके आगे लकीर खींच पाना बहुत आसान नहीं होता। जी हम बात कर रहे हैं जे.एन. टाटा की, जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा की, जमशेदपुर के संस्थापक जे.एन. टाटा की। इस साल हम जमशेदपुर में सर जे.एन. टाटा की 105वीं जयंती लोगों और ग्रह के लिए प्रौद्योगिकी थीम पर मना रहे हैं। जे.एन. टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता नौशेरवान जी टाटा और माता जीवनबाई टाटा थी। वह नौशेरवान जी टाटा की पहली संतान और इकलौते बेटे थे। नौशेरवान जी परिवार के पहले सदस्य थे जिन्होंने पुरोहिताई में शामिल होने की परंपरा को तोड़ दिया और व्यवसाय में हाथ आजमाया। जमशेद जी का पालन पोषण नवसारी में हुआ और जब वे 14 वर्ष के थे तब वे अपने पिता के साथ बम्बई चले गए। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 1858 में ग्रीन स्कॉलर के रूप में उत्तीर्ण हुए, जो आज के स्नातक के बराबर है। छात्र रहते हुए ही जमशेद जी टाटा ने हीराबाई दब्बू से शादी कर ली। दुनिया की सबसे बड़ी और धनवान यूनियन है टाटा वर्कर्स यूनियन। इसके बड़े उपाध्यक्ष हैं शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम ने जमशेदपुर से प्रकाशित दैनिक अखबार उदित वाणी में एक आलेख लिखा है। वे लिखते हैं कि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद जे.एन. टाटा अपने पिता के निर्यात व्यापार फर्म में शामिल हो गए और जापान, चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूत शाखाएं स्थापित करने में मदद की। 1868 में 29 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ लगभग 9 वर्षों तक काम करने का अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने 21,000 रुपये की पूंजी के साथ एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की और बाद में यह टाटा समूह के रूप में विकसित हुआ। 1859 में दिवालिया हो गई यह कंपनी। 1859 में जे.एन. टाटा ने चिंचपोकली में एक दिवालिया तेल मिल को लाया और इसे एक कपास मिल में बदल दिया। उन्होंने इसका नाम बदलकर एलेक्जेंड्रा मिल रख दिया। 2 साल बाद उन्होंने लाभ के लिए मिल बेच दी। 1974 में उन्होंने 1.5 लाख रुपए की प्रारंभिक पूंजी के साथ एक नया उद्यम सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू की थी। 3 वर्षों के बाद उनका उद्यम अपनी नियति को साकार करने के लिए तैयार था। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया गया और नागपुर में एम्प्रेस मिल्स अस्तित्व में आई। जमशेद जी ने 37 साल की उम्र में अपनी शानदार यात्रा शुरू की। 1868 में विशेषज्ञों की सलाह के बावजूद उन्होंने बीमार धर्मसी मिल्स, तब तांबे प्रेसिडेंटी की सबसे बड़ी को खरीद लिया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए उन्होंने इसे स्वदेशी मिल्स का नाम दिया।
1905 में भारत का स्वदेशी आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले जमशेदजी नौशीरवान जी टाटा ने भारतीयों के लिए के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए अपने तरीके खोज लिए थे। 1892 में जमशेदजी ने जेन टाटा एंडोमेंट की स्थापना की, जिसने भारतीय छात्रों को विदेश में उच्च अध्ययन करने में मदद की। बंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की कल्पना भी इसी तरह के फोकस के साथ की गई थी, जहां जमशेदजी ने रुपये का आश्वासन दिया था। रुपया धन से सहयोग का। अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से 30 लाख रुपए उन्होंने 1898 में बेंगलोर में एक शोध संस्थान के लिए भूमि भी दान की और उनके बेटों ने अंततः वहाँ भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की। तो इसमें कोई संदेह नहीं, रतन टाटा परिवार भारत में तकनीकी शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण निजी वित्त पोषक बन गया। उन्होंने बॉम्बे क्षेत्र पनबिजली संयंत्र की परियोजना बनाई, जो 1906 में टाटा पावर कंपनी बन गई। उन्होंने 1901 में भारत के पहले बड़े पैमाने के आयरन वर्क्स का आयोजन शुरू किया और 6 साल बाद इन्हें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो आज की तारीख में टाटा स्टील है, के रूप में शामिल किया गया। जमशेदजी टाटा के बेटों सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और सर रतनजी टाटा के निर्देशन में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत में सबसे बड़ी निजी स्वामित्व वाली स्टील निर्माता कंपनी बन गई। अपने बेटे दोराबजी टाटा को लिखे एक पत्र में जमशेदजी ने चौड़ी सड़कों और छायादार पेड़ों वाली एक सुनियोजित टाउनशिप की इच्छा व्यक्त की थी, जिसमें तेजी से बढ़ने वाली विविधता, बगीचों, लॉन और खेल के मैदान और बच्चों के पार्क के लिए पर्याप्त जगह हो। हिंदुओं के लिए मंदिर, मुसलमानों के लिए मस्जिद, ईसाइयों के लिए चर्च और अन्य धर्मों के लोगों के लिए अन्य प्रार्थना स्थल। औद्योगिकरण के साथ साथ समुदाय की देखभाल के लिए उनका दृष्टिकोण था। वे कहते हैं, एक स्वतंत्र उद्यम में समुदाय केवल व्यवसाय में एक और हितधारक नहीं है, बल्कि वास्तव में इसके अस्तित्व का उद्देश्य है। कंपनियों के समूह का केंद्र न केवल कपड़ा, इस्पात और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, बल्कि रसायन, कृषि उपकरण, ट्रक, लोकोमोटिव और सीमेंट का भी उत्पादन करता है। ताज की स्थापना की भी एक रोचक कहानी है। जमशेदजी के अन्य व्यावसायिक उद्यमों में भारत का पहला लग्जरी होटल ताजमहल पैलेस शामिल था। 19 मई 1904 को बैड नोहेम में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक वह दुनिया भर के उद्यमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1958 में जमशेदपुर में जुबली पार्क का उद्घाटन किया था, तो उन्होंने सर जेन टाटा को वन मैन प्लानिंग कमीशन कहा, जो उनके सपनों को फूल देखने के लिए जीवित नहीं थे। जमशेदपुर आज भी एक वास्तुकार की अवधारणा के गौरव के रूप में बना हुआ है और फल फूल रहा है। तो आप इसे सुने और गुने। जुड़ते आपको एक वाकया और सुना देता हूँ। जब स्वामी विवेकानंद ने जमशेदजी को एक पत्र लिखा था, यह पत्र 1898 में लिखा गया था। जमशेदजी ने अपने प्रयासों को उस विज्ञान संस्थान पर भी केंद्रित किया जिसे वे स्थापित करना चाहते थे। 1898 में उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखा। उनका मुख्य दृष्टिकोण एक लौह और इस्पात कंपनी, एक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित करना था, जो भारतीय को विज्ञान में प्रशिक्षित करेगा, और एक जल विद्युत संयंत्र स्थापित करना था। उनके जीवित रहते इनमें से कुछ भी साकार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने बीज बोए। तो आज इतना ही। उस महान दूरदर्शिता को सलाम। भारत में स्वदेशी आंदोलन, औद्योगिक क्रांति के जनक को सलाम। नमस्कार।